नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने एक कहानी टीना आंटी का सपना, जिसे लिखा है कादम्बरी मेहरा जी ने। 3 महीने की प्रसूति की छुट्टी खत्म होने में केवल 10 दिन शेष रह गए। प्राची को वापस अपने विभाग का चार्ज संभालना पड़ेगा। उसकी नौकरी साधारण नहीं है। वह प्रजनन संस्थान के कैंसर विभाग में विशेष योग्यता रखती है। इंग्लैंड के इस अस्पताल में उसे अपनी कर्मठता के कारण ऊंची पदवी पर निर्वाचित किया गया था और 2 वर्ष बाद वह कंसल्टेंट बन जाएगी। नई माँ बनने के कारण परिस्थितिवश यदि उसने इस्तीफा दे दिया तो सदा के लिए उसके कैरियर पर धब्बा लग जाएगा। इसके अलावा यदि वह नौकरी छोड़ दी तो दूसरी पता नहीं देश के किस कोने में मिले। अभी तो उसका पति विमल भी यही काम करता है, हड्डियों व जोड़ों का विशेषज्ञ है। गृहस्थी बिखर जाएगी। उसकी बच्ची 2 मास की है, कौन उसे देखेगा। प्राची की माँ स्वयं दिल्ली में डॉक्टर है और विभाग अध्यक्ष भी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकती। जिस सास ने पहले वर्ष से ही बच्चे के लिए उपालंब देने शुरू कर दिए थे, वह ना तो उसकी गर्भ अवस्था में आ सकी, ना जचकी में और ना ही अब। स्त्री का शरीर तो सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे डॉक्टर हो या मालिन। पहला गर्भ प्राची के लिए आसान नहीं था। पहले 3 मास कच्चे पक्के दिन, मतली, पित्त, बुखार, ना खाने से कमज़ोरी, सब सहकर भी पूरी ड्यूटी। पति बेचारा अपनी ड्यूटी के घंटों से बंधा, घर आकर खाने दाने की चिंता। जब उल्टियाँ रुकी तो रक्तचाप बढ़ने लगा, हाथों पैरों की सूजन। फिर भी अस्पताल में पूरी ड्यूटी देती रही। रोज़ के 5-6 ऑपरेशन तो जैसे उसे करने ही होते थे। बाएं हाथ की सूजन के कारण हाथ के प्रमुख धमनी फंस गई। ऑपरेशन करना पड़ा। एक हाथ से ही चलाती रही। राम राम करके आशिमा का जन्म हुआ। फूल सी बच्ची पाकर वह सब भूल गई। दोनों पति पत्नी जी जान से बेटी पर निछावर हो गए। 2.5 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। पर अब कोई बच्चा संभालने वाली ना मिली तो क्या होगा। छोटा शहर है उसका। 2-4 चाइल्ड माइंडर्स जो हैं उन्होंने भी लाल झंडी टांग रखी है, यानी जगह खाली नहीं है। दूर जगह से कोई आएगी नहीं। अंत के तंत उसे बेबी क्रैश में रखना पड़ेगा। यह सोचकर प्राची के आंसू निकल आए। क्रैश उसके अस्पताल से उल्टी दिशा में है। पहले बच्ची को छोड़े फिर अपने काम पर जाए। सुबह 8:30 बजे तक उसे पहुंचना भी होता है। कैसे निभेगी ये जटिल स्थिति। क्रैश में 2 महीने से लगातार 3.5 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। परिचारिकाएं भागते दौड़ते बच्चों के साथ अधिक व्यस्त हो जाती हैं। बेचारे नन्हे मुन्ने अपने काट में पड़े भाए भाए रोते रहते हैं। उन नाक बहाते खींचातानी करते बच्चों के साथ ये ओस की बूंद जैसी बच्ची। प्राची का बांध टूट गया। जी भर रो ली, पर आंसू पोंछने के लिए यहाँ बैठा ही कौन था पास। थोड़ा स्वस्थ हुई तो स्वयं को समझाया कि ऐसे ही रोते रहने से तो काम नहीं बनेगा। उस दिन शुक्रवार था। वीकेंड में विमल के दोस्त बच्चे को देखने आने वाले थे। घर की रसद भी लानी थी। भारतीय रसद और मिठाई के लिए उसे 15 मील दूर साउथहैम्पटन जाना पड़ता था। बेबी आशिमा को पहली बार उसने कैरीकॉट में लिटाया। कार की पिछली सीट पर उसे पेटी से सुरक्षित किया। पहली बार वह अकेली उसे लेकर बाहर निकली। रोज़ हजारों के दिल दहला देने वाले दुखों की कहानियाँ धीरज और संवेदना से सुनने वाली डॉक्टर आज अपनी व्यथा से नर्वस हो उठी थी। आशिमा ज़रा भी कूकू करती तो वह गाड़ी रोककर फ़ौरन चेक करती। मिठाई की दुकान के सामने ही उसे पार्किंग मिल गई। पहले उसने पिछली सीट पर बैठकर आशिमा को दूध पिलाया
और उसकी नैपी बदली। उसे अच्छी तरह शॉल में लपेट कर गोदी में लिया और एक हाथ से किसी तरह गाड़ी बंद करके वह दुकान में घुसी। जैसे तैसे पर्स से अपनी लिस्ट निकालकर दुकान वाली को पकड़ाई, जो पिछले आधे घंटे से उसको कांच से ताड़ रही थी। प्राची की सूजी आंखें उसके रोने की गवाही दे रही थीं। अतः सामान तौलते हुए उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, आपका पहला बच्चा है? हाँ आंटी, घर में कोई नहीं था, इसलिए ठंड में बाहर लाना पड़ा। कोई काम वाली नहीं रखी? आंटी, ढूंढ रही हूँ, कोई नहीं मिली। काम पर जाती हूँ, इसलिए जिस तिस पर विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। फिर बच्ची को कैसे सौंप दूँ? ऐसी कोई जो हो पूरे समय पर घर रहे, क्योंकि हम डॉक्टरों की ड्यूटी बदलती रहती है। अलग कमरा है मेरे पास। दुकान वाली की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने घर का फ़ोन नंबर दिया। बोली, मुझे फ़ोन कर लेना, शायद मैं कुछ कर सकूं। उसी शाम को वह प्राची के घर अपनी कार से आ पहुंची। साथ में उसकी बहन भी थी। दुकान वाली का नाम रानी था और उसकी बहन टीना। रानी ने बताया कि वह एक पब में किचन में काम करती है। टीना, उसकी बहन, पंजाब से उसके पास विजिट करने आई है। अगर प्राची उसे रख ले तो अगले 6 महीने तो कट ही जाएंगे। पता, ठिकाना, कार का नंबर आदि सब लिख लेने के बाद प्राची ने हामी भर ली। टीना आंटी वहीं रहने आ गई। ऐसे किसी को भी रखना गैर कानूनी है, मगर प्राची के पास कोई विकल्प नहीं था। टीना आंटी वरदान साबित हुई। घर और बच्चा दोनों संभाल लिया। प्राची को वह डॉक्टर मिस बुलाती। दिन भर जब प्राची थकी हारी आती तो वह उसे हुक्म देती, चल लंबी लेट जा, तेरी टांगे दबा दूं। प्राची को जिस ममता भरी माँ की जरूरत थी वह मिल गई थी। वह गरीब थी, अंग्रेजी नहीं जानती थी, मगर दिल की साफ और प्रेम से लबालब। आशिमा को वह अपने भारतीय तरीके से पाल पोस रही थी। रोज़ ताज़ा सौंफ का पानी उबालती, बच्ची और माँ दोनों को नियम से पिलाती। प्राची निश्चिंत हो गई। घर साफ सुथरा मिलता, कपड़े इस्त्री किए हुए यथास्थान। खाना वह बना कर रखती। प्राची के बालों में तेल लगा देती। कोई मरम्मत का कपड़ा होता तो झट सुई उठा लेती। एक दिन प्राची ने पूछा, वह खुद तो बहुत सी चिट्ठियां लिखती थी, मगर कभी कोई पत्र गांव से क्यों नहीं आता उसके लिए? वह मन मन मुस्कुरा कर बोली, खबर मिल जाती है, मेरे आदमी को लिखना पढ़ना नहीं आता। मैं तो चर्च वाले भाई को खत देती हूँ, वही आगे खबर भिजा देता है। गांव में इतना ही बहुत है। आंटी, आप बड़ी उदास रहती हो। बच्चे याद आते हैं। मेरी भी एक बेटी है, वो भी बच्चा जनने वाली है। हुई तो 3 थी, मगर 2 मर गई। जब वो बीमार पड़ी थी तो मेरी सास ने डॉक्टर को नहीं बुलाने दिया। कहा बुखार खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी। उसका बुखार बिगड़ गया, निमोनिया हो गया, चल बसी। आंटी अपनी आंखें पोंछ रही थी। कोई माँ अपने पेट की जाई संतान का दुख कभी भूल सकती है क्या? क्या उम्र थी? पहली 4 बरस की और दूजी 2 साल की। फिर 3 बेटी के बाद लता जन्मी। 3 भाइयों की अकेली बहन, बड़ी तकदीर वाली, मेरे मर्द की लाडो। दादी ने कभी उसे ऊंचा बोल नहीं बोला। सोनी सुलखनी। 2 बरस पहले उसका ब्याह किया। 16वां साल लगा ही था। लाख रुपया कर्जा लेकर बेटी ब्याही। सब खुश थे, मगर महीने बाद ससुराल वाले उसको हमारे घर छोड़ गए। उसका ससुर 4 गुंडे संग ले आया। कहता था लता के ग्रह खराब हैं, क्योंकि उसकी भैंस को कट्टा पैदा हुआ। उसे चाहिए थी कट्टी जो दूध देती। पूछो, ये भी कोई वजह हुई? मगर लुच्चा पेशा करना था उसने। आंटी ने बताया कि उसका आदमी लठ बल्लम लेकर चला झगड़ा करने, पर उन्होंने समझाया बुझाया कि आज हार कर चले जाएंगे, मगर फिर कल बदला लेंगे लता से। कौन रखेगा बेटी को? अगर कोई गंदा इल्ज़ाम लगा दिया तो गांव भर के लोगों में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कोई बेटों के रिश्ते भी नहीं देगा। इसलिए गांव के पंचों ने बीच में पड़कर फैसला कराया। उसकी नीयत खराब थी। सरपंच ने उसे दरी वाली खाट पे बिठाया, चांदी की तश्तरी में मेवा और दारू पेश किए। पूछा उसकी मंशा क्या थी।
दारू डकार वह जरा पिघला तो बोला कि 3 भाई और बाप कमाने वाले हैं, वो बूढ़ा और उसका बेटा अकेला, इस मुस्टंडी को कौन खिलाएगा। सरपंच ने जरा कड़ाई से फैसला किया कि हमारी गांव की कोई लड़की बाप के घर आकर नहीं बैठी, इसलिए उसे बहू को अपने साथ अपने घर ही रखना होगा, चाहे थोड़ा बहुत खर्चा पानी हमें देना पड़े। सो लता का बाबू हाथ जोड़ खड़ा हो गया। समधी ने साल का 1 मन अरहर, 1 मन चना, 1 मन उड़द, 1 मन मूंग, 5 मन चावल और 10 मन गेहूं मांगा। दिवाली पर 5,000 नगद। समझो सारे घर का साल भर का राशन सब दिया जी। लुच्चा सबसे उच्चा। पर मेरी लता सुखी नहीं। सारा दिन खेतों में काम, गाय भैंस का चारा पानी, जानवर को भी टाइम से खाना दाना चाहिए, मगर मेरी लता को उसकी सास बस रात को एक रोटी और दाल खाने को देती है, ना दूध ना फल। रब उससे पुत्र दे, वरना समधी फिर छाती पर आ चढ़ेगा। कहते कहते आंटी फिर से अपनी आंखें पोंछने लगी। प्राची की रूह कांप गई। कितनी भूख लगती है गर्भिणी को। कहाँ है धर्म और मित्रता। कैसी हैं ये स्त्रियां जिन्हें पराए पेट का दर्द नहीं। क्या क्रूरता वंशानुगत होती है। क्या पूरी पूरी बिरादरी संवेदनाहीन हो जाती है। क्यों ये साहस सिर्फ एक माँ नहीं बन सकती। दया प्रेम क्या कमजोरी की निशानी मान लिया गया है। उसकी अपनी सास क्यों नहीं आई उसकी मदद करने। कितनी बार शुरू शुरू में मैं भूखी ही पड़ी रहती, क्योंकि हाथ में दर्द से और कमजोरी से उसे उठा ही नहीं गया था। तड़प कर वह टीना आंटी से बोली, आंटी आप कुछ करिए ना, कम से कम खुराक तो पूरी मिले, वरना बच्चा पनपेगा कैसे। कमजोर माँ अगर जचगी में दम नहीं लगा पाई तो मरने मारने की नौबत आ जाएगी। कितनी नई माएँ मर जाती हैं हमारे देश में। वही तो मैं चाहती हूँ, सब ऊपर वाला रक्षा करेगा, तभी तो चिट्ठियाँ डालती हूँ। एक दिन कमरा संवारते समय प्राची को आंटी की धर्म पुस्तक दिखी। उत्सुकतावश उसने खोली तो वह सुखमणि साहब का गुटका था। प्राची को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि लाल कपड़े में लिपटी बाइबल होगी। प्राची ने पूछा, आप सिख धर्म को भी मानती हो? तो आपके लोग कुछ नहीं कहते? आंटी एकदम शर्मिंदा हो गई। बताने लगी कि मैं हूँ तो सिख, मगर इधर आने के लिए रानी के आदमी ने मुझे स्पॉन्सर किया। वह तो ईसाई है, इसलिए उसके रिश्तेदार को भी ईसाई होना ज़रूरी है ना। इसलिए उसने मुझे बपतिस्मा करने के लिए कहा। मैं अपने गांव के चर्च में चोरी छुप गई और ईसाई बन गई। उसने मेरा नाम तेजिंदर से टीना कर दिया। रानी आंटी आपकी सगी बहन है? हाँ एकदम सगी, साल भर बड़ी है। वह यहाँ कैसे आई? फिर अंग्रेज से शादी? बस जी, धियों का क्या, पैदा कहाँ होती हैं और कहाँ जा पड़ती हैं। रानी की कहानी तो लता से भी खराब है। आंटी ने बताया कि उसका गांव हरियाणा और पंजाब के बीच पड़ता है। उसके बापू के घर अच्छी खेती बाड़ी है, मगर फसल पकने से पहले कई हफ्ते किसान खाली बैठा रहता है। सिर्फ उसे रखवाली करनी होती है, सो खाट पे पड़े पड़े चरस गांजा पीते हैं। गांव में सब सोचते हैं कि इंग्लैंड में बहुत पैसा है, इसलिए उधर ही जाना चाहिए। लड़कियों की गुत्ते मरोड़ कर, उन्हें गंदी गालियां देकर, दबा घोट कर हर तरह से घर गृहस्थी के काम सिखाए जाते हैं। मगर लड़के सड़कों पर छुट्टे मज़ा करते घूमते हैं। सिगरेटें पीना, लड़कियों को छेड़ना, जीने पहनकर कमर आंखें मटकाते हैं। लंदन अमेरिका जाकर नालियाँ भी साफ कर लेंगे, मगर घर में खाट भी नहीं बिछाएंगे। फसल कटाई के वक्त सब मूछें मरोड़ेंगे, साफे कसेंगे और काम करने को यूपी बिहार के मजदूर रखेंगे। अपने साहबजादे चौकड़ियाँ जमाएंगे, सिनेमा देखेंगे। अब आजकल मोबाइल ने और जड़ें पुट्ठी की है इनकी। सब अमेरिकी होना मांगते हैं। फसल बिकती है तो एक साथ ढेर सारा पैसा आ जाता है, मगर आधा कर्जों में चला जाता है। किसान गरीब का गरीब, ना हिसाब जानते हैं ना ढंग से खर्चना। एक बार गांव में एक परिवार का रिश्तेदार इंग्लैंड से आया। उसने खूब अपने पैसे की धाक जमाई। उसको अपने लड़के के लिए एक लड़की की तलाश थी जो घर गृहस्थी में दक्ष हो। अपने बेटे की बहुत तारीफें की।
और यह भी जता दिया कि उन्हें दान दहेज नहीं लेना। आंटी के पिता झांसे में आ गए और अपनी बड़ी लड़की राजिंदर का रिश्ता कर दिया। अगले हफ्ते वह लड़का आ गया और झट शादी हो गई। राजिंदर विदा हो गई। किसी ने यह नहीं सोचा कि वह नरक में जा रही है। यहाँ आकर पता चला कि उस लड़के ने गोरी रखी हुई थी। वह उसके घर ही पड़ा रहता। राजिंदर को सास की चाकरी में लगा दिया। सारे घर का काम वही करती थी। ससुर सीधा सा था, कुछ खास नहीं कमाता था। सास सिगरेट की दुकान चलाती थी। सास को पीने की लत थी और पीकर चंडी बन जाती। अपने सिद्धड़ पति और बदमाश पुत्र का सारा गुस्सा वह राजिंदर पर निकालने लगी। उसे दोष देती कि तू बांझ है। राजिंदर क्या करती? चुपचाप मार खा लेती। मगर सास का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन किसी ने सुन लिया कि कोई चिल्ला रहा है। उसे झांक कर देख लिया। राजिंदर जमीन पर पड़ी थी और सास उसकी छाती पर बैठी थी। राजिंदर के हाथ उसने दबा रखे थे और बेलन से उसके मुंह पर चोट करना चाहती थी। राजिंदर सिर को इधर उधर झटक कर अपने को बचा रही थी। वह आदमी चिल्लाया और उसने राजिंदर को बचा लिया। पुलिस थाना हुआ। राजिंदर को सरकारी मदद मिल गई और उसने पूछा गया कि वह भारत वापस जाएगी या यहीं रहना चाहती है। भारत में सब तोहमतें लगाते, उससे ही बदनाम करते, इसलिए वह बिरादरी के लाज की मारी इधर ही रहने लगी। पुलिस ने उसे उन ससुराल वालों से अलग कर दिया और उन लुच्चे लोगों से दूर साउथैम्पटन भेज दिया। वह जो भी काम मिलता कर लेती। एक बार रेस्टोरेंट में उसे बर्तन धोने और सफाई का काम मिल गया। वहीं जो खाना बनाता उसे रानी बुलाने लगा क्योंकि वह आसान नाम था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और शादी कर ली। उसका पति एरिक बहुत अच्छे स्वभाव का है। उसकी पहली बीवी उसे छोड़ गई थी। रानी की सहनशीलता, मेहनत और सच्चाई उसे भा गई। शादी के बाद वह उसे लेकर भारत गया और सबसे मिल आया। पूरे 4 साल बाद रानी की असलियत माँ बाप को पता चली। अभी क्या रानी आंटी के बच्चे हैं? है ना, बड़ा बेटा है, प्लम्बरिंग का काम सीख रहा है। लड़की ड्रेस बनाना सीखती है। पुत्र अलग फ्लैट लेकर दूसरे शहर में रहता है। बेटी संगी रहती है। एरिक ने रानी को कार चलाना भी सिखा दिया है। अपने आप बैंक बाजार कर आती है। गांव में जनानी घर का सौदा नहीं लेने जाती। मर्द जाते हैं और पी खा के तमाशे देख के आ जाते हैं। आंटी, आप इस पैसे से क्या कर्जा उतारेगी? पहले ऐसे ही सोचा था, पर अब एरिक की सलाह है कि सारा पैसा बैंक में जमा कर दूं। आपके गांव में बैंक है? हाँ है, क्यों नहीं, मगर कोई कोई जाता है वहाँ जिसको पढ़ना लिखना आता है। जनानियों को तो वैसे भी हिसाब किताब कहाँ आता है। मगर रानी को देख मैंने भी तय कर लिया है कि गांव जाकर बैंक में अपना अलग खाता खोल लूँगी। रानी ने बताया है कि यहाँ सब औरतें अपना पैसा अपने बैंक में रखती हैं। उस पर रखने से पैसे ऊपर से मिलते हैं। लाख रुपए के पीछे 6-7 हज़ार रुपये साल का। समझो मेरी लता के खाने का खर्चा निकल आएगा। मर्द कौन सा हमें देते हैं अपनी कमाई। कैसे? आप जानती है कैसे करना होगा हिसाब? नहीं, मगर चर्च वाले पादरी भाई की मदद लेनी पड़ेगी। जब एरिक हमारे गांव में आया तो बहुत शोर मचा। हमारे घर बड़ी बूढ़ियों ने बहुत फसाद किया कि मलिच को घर में नहीं घुसने दिया। वह गाय का मांस खाता है। हालांकि रानी ने उससे शादी इसी शर्त पर की थी कि वह बड़ा मांस नहीं खाएगा। और एरिक ने हमेशा अपना वादा निभाया है। मगर बूढ़ियों से कौन उलझता, इसलिए पादरी भाई ने उसे अपने घर ठहराया। क्योंकि वह अंग्रेजी कमोड वाला गुसलखाना भी था, उसने बहुत खातिरदारी की। वह मद्रासी है। पहले उसका नाम जगन्नाथ होता था, मगर अब वह किरिस्तान बन गया। चर्च वालों ने उसे जैक नेथन बना दिया। उसका बाप झाड़ू लगाता था, मगर जैक नेथन बहुत साफ सुथरा रहता है। पढ़ लिख कर उसने पादरी ट्रेनिंग ली। गांव में सबसे साफ उसी का घर है। हमारा ग्रंथी गाय भैंसों के तबोले में रहता है। उसके घर जाओ तो पहले गोबर कीचड़ से पूरा आंगन पार करना पड़ता है। सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। बच्चों को गालियां देकर बुलाता है। जैक हमेशा हेलो बोलेगा बच्चों से।
एरिक हमारे घर आकर भी बहुत खुश रहा। मेरे बाप ने दावत रखी, पताशे बांटे, ढोलकी बजी, भांगड़ा हुआ, एरिक और रानी भी नाचे। तभी से पादरी हमारे परिवार को जानता भालता है। मेरी चिट्ठियाँ भी वह पहुँचा देता है लता को चोरी छिपे। अगर वह चिट्ठियाँ पहुँचा देता है तो आप उससे कहकर अपनी बेटी को खाना भी क्यों नहीं भिजवा देती? मेरी बेटी का घर अलग गांव में पड़ता है। हमारे यहाँ अपने ही गांव में शादियाँ नहीं करते। कभी कभी तो बेटियाँ मर जाती हैं तो ससुराल वाले बस खबर भिजवा देते हैं। यह सोचकर आंटी फिर रोने लगी। रोइए मत, कुछ करिए। प्राची की आंखें खुद ही नम हो आई थी। अगले इतवार को जब वह रानी से मिलकर आई तो खुश थी। एरिक ने गांव के पादरी से फ़ोन पर बात की और लता को खाना भिजवाने का इंतज़ाम करवा दिया। लता के गांव की एक औरत रोज़ दोपहर को जब लता खेत पर होती है उसे घी वाली रोटियां और दाल सब्ज़ी खिलाएगी, साथ ही लस्सी और फल भी देगी। वह चर्च की तरफ से दाई का काम सीखी है, अतः वही उसकी सेहत की देखभाल भी करेगी। पादरी भाई को टीना आंटी का आदमी इस काम के लिए 600 रुपये महीना देगा। अगर लता की सास को पता चल गया तो? डरना नहीं है इनसे। एरिक कहता है कि डरे को सब डराते हैं। लता के ससुराल वाले उस औरत को भगा देंगे। चर्च वालों से कोई पंगा नहीं लेता क्योंकि वह मुफ्त में इलाज करते हैं, दवाइयाँ बांटते हैं, बच्चों को टीका लगाते हैं। बरसातों में आंखें दुखने आ जाती हैं तो दवाई की बूंदें डालते हैं, कान बहते हैं तो ड्रॉपर से कानों में दवाई डालते हैं। एक स्कूल भी खोला है, मगर हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। पान गुटखा खाने को पैसे हैं, मगर फीस देते नानी याद आती है। लड़के सारा दिन पतंगे उड़ाएंगे, मारपीट करेंगे, गालियाँ देंगे, मगर स्कूल नहीं जाएंगे, ना ही कोई काम सीखेंगे। प्राची सोचने लगी कि क्यों हमारे मंदिर भी बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम नहीं करते। सुबह की पूजा आरती के बाद ठाकुर शयन करते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे खुलते हैं। इतने बड़े बड़े आंगन खाली पड़े रहते हैं, क्यों नहीं उसमें बच्चे पढ़ लिख सकते? इतना पैसा जाता कहाँ है? हमारे ठाकुर सोने चांदी से जड़े जाते हैं, मगर कोई मंदिर दवाइयाँ क्यों नहीं बांटता गरीबों को? चर्च वाले फिर अगर जगन्नाथ को जैक नैथन बना देते हैं और पढ़ा लिखा कर पादरी बना देते हैं तो फिर हमें बुरा क्यों लगता है? आंटी बताने लगी कि हमारे लोग तो बस फ़ायदा उठाते हैं, आपस में किसी की मदद नहीं करते। सामने देखेंगे कि कोई अपनी स्त्री या बहू बेटी को मार है, पर कोई उठकर बीच बचाव नहीं करता। कोई बड़ी बूढ़ी मार खाती बच्चियों को उठाकर बचा नहीं लेती। ना ही कोई पासी पड़ोसी कहता है कि बहू बेटियों पे जुल्म मत करो या बच्चों को मारना पाप है। औरतें तो और भी खराब, दुनिया भर की बातें रस लेकर कहेंगी सुनेंगी, मगर एक दूसरे की मदद नहीं करती। बाप दादा चांटे मार देंगे बच्चों को, मगर पास बैठाकर अच्छी बातें सिखाने का वक्त नहीं। कोई हुनर नहीं, ना कोई बात करने की तमीज़। मेरा भाई इधर आया था पिछले साल, एरिक ने उसे भी बुलाया था। जब पूछा क्या काम जानता है तो उसका कोई बोल ही नहीं फूटा। 6 महीने भांडे मल के वापस चला गया। इधर तो सब लड़के लड़की बिजली का काम, टूट फूट जोड़ना आदि काम स्कूल में ही सीख जाते हैं। रानी का बेटा सब जानता है। आंटी, आप फिर भी कहती हैं कि लता को बेटा ही दे भगवान। क्या करूं? जो अगर पहला बेटा ना हुआ तो सास ने रोटी भी नहीं पूछनी। पहला बेटा हो जाने से माँ बाप को भी लेना देना एक ही बार करना पड़ता है, वरना पहले पहले बच्चे का दो, फिर जब दोबारा लड़का हो तो दो। हमारी रिवाजें भी तो बहुत ख़राब है। आंटी कुछ देर चुप हो रही, फिर हिसाब लगाकर बोली कि बच्चा तो शायद उनके जाने के बाद ही होगा, इसलिए वह पादरी भाई से कहकर एक मोटर का इंतज़ाम करेगी और लता को अपने घर ले आएगी। इस पर तो सास कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसे देखभाल करने का जिम्मा नहीं लेना पड़ेगा ना। बहू की सेवा करते तो नानी मरती है, जब बच्चा आ जाए तो बनारसी सूट मांगती है, ना दो तो लड़की की शामत। यह भी कोई धर्म हुआ? रानी के लड़का हुआ या लड़की, दोनों बार एरिक के सारे रिश्तेदारों ने उसको प्रेजेंट दिए, बच्चों को दिए, सो तो गिनो ही मत। एरिक की बुड्ढी चाची आए दिन केक बनाकर रानी को खिलाने आती थी।
ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में उल्टा मांगते हैं। अरे भाई, खुशी तुम्हारे घर आई है, लड़की के माँ बाप का कंधा क्यों करते हो? कोई टैक्स देना है राजा का? फिट्टे मुँह। कहकर आंटी चुप हो गई, पर फिर कुछ मन में विचार जगा। बड़े इत्मीनान से फैसला किया, जो मेरी लता ने बेटी जन्मी तो मैं उसे अपने पास ले आऊँगी और उसे अपने चर्च के स्कूल में पढ़ने भेजूँगी। टीना आंटी की आंखों में भविष्य का सुनहरा सपना तैर रहा था। आशा है ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।